मूल्यांकन प्रक्रिया। अब है हमारे नीति निर्देशक तत्व, हमारे संविधान की अब है नीति निर्देशक तत्व। हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं, या वो रखे गए। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51। अब ये नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? जब हमारे संविधान निर्माता हमारे संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व रखे वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए, किसके संविधान से लिए गए? तो अपन क्या उत्तर देंगे कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और दूसरा प्रश्न क्या होता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ लिखे गए हैं हमारे संविधान में? क्या उत्तर देंगे अपन? नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किए गए। अब जो नीति निर्देशक तत्व है, जिस तरह से अपन ने मूल अधिकारों की परिभाषा पढ़ी थी, उसी तरह से ये नीति निर्देशक तत्व क्या, इनको अपन किन शब्दों में समझ सकते हैं या इनकी अपन क्या परिभाषा दे सकते हैं? अब इनकी परिभाषा है कि जो संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्व क्या है कि संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक का काम करने के लिए हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व रखे गए। तो अपन इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं कि भारत के अंदर संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्व क्यों रखे? ये क्या नीति निर्देशक तत्व हमारे देश में भविष्य में बनने वाली सरकारों के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे, यानी सरकारों को ये इंडिकेशन देंगे, उनके पथ प्रदर्शक बनेंगे कि हमें शासन व्यवस्था कैसे चलानी है। अब अपने जो मूल अधिकार थे उनके पीछे तो न्यायिक शक्ति थी। मूल अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है, इनके लिए बाध्य नहीं है, न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व केवल व्यक्तियों को जो कार्यपालिका में है, व्यवस्थापिका में है, कानूनों का निर्माण करते हैं, शासन की व्यवस्था कैसी हो उसका निर्माण करते हैं, उनके पथ प्रदर्शन का काम ये नीति निर्देशक तत्व करते हैं। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में कि क्या है ये नीति निर्देशक तत्व? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने शब्दों में कहा कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों, उद्देश्यों
राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत हैं, उनके उद्देश्य हैं, क्या है वो? जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। यानी नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांतों और उद्देश्य। नीति निर्देशक तत्वों का क्या सिद्धांत है, उनका क्या उद्देश्य है? इनका ये सिद्धांत और उद्देश्य है कि जनता के कल्याण, जिसमें जनता का अधिकतम कल्याण हो, प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिससे जनता का अधिकतम कल्याण हो और उनका सर्वांगीण विकास हो, सबको अपना हक मिले। और यानी गांधी जी के शब्दों में अपन कहें तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे राम राज्य के निर्माण। अब राम राज्य का निर्माण कब होगा? जब जनता का अधिकतम कल्याण होगा। जनता का अधिकतम कल्याण होगा। नीति निर्देशक तत्व बाध्य तो नहीं कर सकते, परंतु वो सरकार प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसी व्यवस्था काम में ली जाए, यानी ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिससे जनता का अधिकतम कल्याण हो। अब ये कौन कौन से हैं? पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व क्या है? ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में वर्णित है। अब ये नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है कि इसका कहना है, क्या पथ प्रदर्शन करता है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, समान रूप से जीविका उपार्जन के साधन उनको समान रूप से उपलब्ध हो। यानी भारत का कोई भी नागरिक, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, उन्हें समान अधिकार प्राप्त हो कि वो अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। दूसरा कि जो आर्थिक उत्पादन के साधन, उनका बंटवारा इस तरह से हो। उत्पादन के साधन अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो उत्पादन के 5 साधन हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज। तो इनका वितरण इस तरीके से हो कि सब व्यक्तियों को समान रूप से उनका हक मिले और उनका सबसे अधिकतम सामूहिक हित हो। तीसरा, संपत्ति और उत्पादन, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो कि वो कुछ ही समाज के कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उत्पादन और संपत्ति के साथ विकेंद्रीकरण होना चाहिए जिससे सब पूरी जनता अपना हक मिले और वो अपने जीवन में अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर 5वां है इसमें स्त्री और पुरुष
उन्हें वेतन भी समान ही मिलना चाहिए। स्त्री और पुरुष के काम समान है तो उनके वेतन में, उनकी मजदूरी में कोई भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, उन्हें वेतन समान ही मिलना चाहिए। कृषि क्षेत्र में जैसे फसल की कटाई हो रही है, एक स्त्री भी कर रही है, एक पुरुष भी कर रहा है, दोनों समान 8 घंटे काम करते हैं, तो दोनों की मजदूरी समान होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्त्री और पुरुष लिंग के आधार पर उनकी मजदूरी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। काम समान है तो वेतन भी समान मिलना चाहिए। इसके अंदर 5वां कि कोई व्यक्ति कार्य करते समय विकलांग हो जाए, बीमार हो जाए, वैसी परिस्थिति में राज्य का, सरकार का ये उत्तरदायित्व हो कि वह उसे सहायता प्रदान करे, जिससे उसकी रोजी और रोटी चल सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, बेकारी हो, वृद्धावस्था हो, बीमारी हो या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा हो, तो राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो जनता की सहायता करे। ऐसे सब छठा है, छठा जो इसके अंदर जो बिंदु है वो है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है जिसकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। गांवों के ऊपर ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत कुछ निर्भर है, तो सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि वो गांव के अंदर कुटीर उद्योग धंधों को या सहकारी उद्योग धंधों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो और राष्ट्र अपना अधिकतम विकास कर सके। इसी के अंदर राज्य को जो कमजोर तबके के व्यक्ति हैं वो विधि सहायता प्राप्त नहीं कर सकते और न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, तो राज्य का यह उत्तरदायित्व होता है कि राज्य उन्हें कानूनी सहायता प्रदान कराने में की व्यवस्था करे, कि राज्य उनको कानूनी सहायता प्रदान करे। औद्योगिक जो कल कारखाने हैं, औद्योगिक व्यवस्था है, उनके मालिकों के साथ उसमें काम करने वाले श्रमिकों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिससे श्रमिकों का भी उचित कल्याण हो और धन का केंद्रीयकरण ना हो। जब श्रमिकों का भी उसमें प्रतिनिधित्व होगा तो पूंजी का संचय एक स्थान पर, यानी कैपिटल सेंट्रलाइजेशन, पूंजी का केंद्रीयकरण नहीं होगा, उसका समान रूप से लाभ जो होता है उसका वितरण सब में होगा, जिससे गरीब अधिक गरीब नहीं बनेगा और अमीर अधिक अमीर नहीं। अब अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य ऐसी
व्यवस्था करेगा कि जो पशु दूध देते हैं और समाज के अत्यधिक उपयोगी उनके वध करने पर रोक लगाए और पशुओं की नस्ल सुधारने का अधिक से अधिक प्रयास करेगा, जिससे अच्छी किस्म के पशु पैदा हो और जिससे दूध और मांस इनका अधिक से अधिक उत्पादन हो और राष्ट्र समृद्ध बन सके। नौवां है इसमें कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसे भारत एक विशाल भूभाग में बसा हुआ देश है, यहाँ की विभिन्न राज्यों की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि उनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वो अपनी स्थिति में अधिक से अधिक सुधार कर सके, वो अपनी स्थिति में अधिक से अधिक सुधार कर सके। ऐसी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्व अपने को याद रखना चाहिए कि कहां से कर दिए गए और हमारे संविधान में कहां वर्णित है, इनकी क्या परिभाषा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनकी क्या परिभाषा दी। और पहला तो नीति निर्देशक तत्व था वो आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, और ये अनुच्छेद 39 में वर्णित है और इसमें ये प्रावधान किए गए। यहाँ तक याद करना आज लर्न, और कल इसके आगे अपन अन्य जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो और